द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ दिल्ली से शरीके गुफ्तगू हैं जनाब तिलक देवेशर साहब। वो एक फॉर्मर सिविल सर्वेंट हैं, सीनियर मोस्ट ओहदे से रिटायर हुए 2014 में और आजकल मेंबर हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के, जिसके टोटल 12 मेंबर हैं। पाकिस्तान में गहरी दिलचस्पी लेते हैं और 4 किताबें लिख चुके हैं, जिनमें से एक है पाकिस्तान कोर्टिंग द एबिस, और ये वो किताब है जिसकी एक पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल खालिद अहमद ने भी तारीफ की है। आपका ताल्लुक जलंधर से है, तो सर यहां से हम शुरू कर लेते हैं कि आपकी इंटरेस्ट जो है वो कैसे डेवलप हुई। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपके फादर एयर फोर्स में थे और उन्होंने एयर मार्शल असगर खान और एयर मार्शल नूर खान के साथ काम किया, तो क्या ये वो वजह थी जिसकी वजह से आपने पाकिस्तान में इंटरेस्ट आपका डेवलप हुआ? फिर आपने सेंट स्टीवंस कॉलेज से हिस्ट्री में डिग्री ली, जिसमें आपने फ्रीडम मूवमेंट का भी मुतालिया किया, तहरीक पाकिस्तान पे भी आपने काफी स्टडी की। जी, थैंक यू सो मच शकील साहब, आपने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। जी, जो शुरू में जब बच्चे होते हैं तो हम स्टोरी सुनते हैं वालिद साहब से, तो इंटरेस्ट थोड़ा बहुत जाग जाता है। बट मेरा इंटरेस्ट सीरियसली जब पाकिस्तान में शुरू हुआ, एक तो कॉलेज में जैसे आपने कहा फ्रीडम स्ट्रगल और पार्टीशन के बारे में मैंने पढ़ा इन हिस्ट्री, व्हाइल डूइंग एमए हिस्ट्री। फिर मेरे करियर चलता गया और मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट जैसे मैं बड़ा हुआ और जो कॉन्ट्रास्ट था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, कि दोनों कंट्रीज जो 47 में एक थी और 47 के बाद जो डिफरेंसेस आ गए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वायलेंस पाकिस्तान की तरफ से, फिर टेररिज्म शुरू हो गया, खालिस्तानी कश्मीर। तो मैं आई कुडंट फिगर इट आउट कि भी क्यों हुआ ये सब, क्यों हुआ ये सब, क्यों हो रहा है। और जो न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आते थे या किताबें थी, दे ऑल फोकस ऑन इंडो पाक रिलेशंस, टेररिज्म इश्यूज, क्रॉस बॉर्डर एलओसी वायलेशंस। पर मैं जानना चाहता था कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात क्या हैं, पाकिस्तान, व्हाट वेंट रॉन्ग इन पाकिस्तान, कि वो इतना ट्रबल्ड स्टेट क्यों है। तो इससे करते करते देन आई फोकस्ड माय बुक्स। तो मेरी पहली किताब जो थी जिसका आपने जिक्र किया, उसमें यही था कि पाकिस्तान के अंदरूनी जो हालात हैं और डिटेल्स में जाके, और कि बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने काफी, एक चैप्टर पाकिस्तान मूवमेंट पर है, लेगेसी ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट। देन आई लुक्ड एट द इश्यूज ऑफ वाटर। एक मैंने एक्रोनिम कॉइन किया, वीप फैक्टर्स, वाटर, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉपुलेशन। बिकॉज ये जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, ये किसी भी कंट्री के लिए किसी भी एक वाइटल हैं फॉर इट्स लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। अगर इन एलिमेंट्स में प्रॉब्लम्स आए, वाटर का मसला हो, एजुकेशन ठीक तरह से नहीं, तालीम नहीं है ठीक, तो कंट्री विल हैव ए प्रॉब्लम। तो इस तरह की मैंने बड़ी डिटेल स्टडी की पाकिस्तान से। उससे फिर मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया, तो मैंने 2-3 किताबें और लिखी। अब मैं 5वीं किताब पे काम कर रहा हूँ। तो दिस इज हाउ आई गॉट इंटरेस्टेड टू नो अबाउट पाकिस्तान। अच्छा सर, हमारे यहाँ तो जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट तो अलग रहे, रिटायर्ड प्रोफेसर हजरात भी कम ही किताबें लिखते हैं। तो आप ब्यूरोक्रेट होते हुए आपने, मेरा ख्याल है 2 साल के अंदर अंदर पहली किताब आपकी आ गई थी रिटायरमेंट के बाद। हाँ, तो क्योंकि मैंने कहा कि मैं जॉब नहीं करूंगा। मैंने आई वाज डिटरमिन्ड कि आई विल नॉट टेक अप अ जॉब, और जो सरकार पेंशन देती है उसी से गुजारा करेंगे। बट तो मैंने पूरा तवज्जो लिखने पे दी। तो 2 साल ना मैं कोई, मुझे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं क्वाइट, ना मुझे कोई जानता था, ना मैं किसी को जानता था। आई वाज एबल टू कंसंट्रेट फुल्ली ऑन राइटिंग द बुक। इसी 2 साल में वो पहली किताब निकल गई, फिर दूसरी निकली, तीसरी, अब तक 4 किताबें निकल चुकी हैं। तो कैसी रिसेप्शन रही उनकी, खासतौर पे पाकिस्तान में और इंडिया में, इंडिया के बाहर भी? वेरी वेल रिसीव्ड। यू सी, बिकॉज इनिशियली पीपल का ये अंदाजा था कि कोई इंडियन ने लिखी है पाकिस्तान के बारे में तो बुरी किताब होगी। बट जब पाकिस्तानी स्कॉलर्स ने खुद पढ़ी, आपने जिक्र किया था वो खालिद अहमद का, he wrote easily the best book on Pakistan. What a compliment. Other people also in the US said that I write with empathy. मैं ये नहीं कहता कि आप में ये खराबियां, आप ये खराबियां, ताली मारो कि आप डूब रहे हो, nothing like that. I was writing objectively with facts and figures using Pakistani sources where I could. और इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं सिर्फ पाकिस्तान पे फोकस कर रहा हूँ। और ये आइडिया है कि एक तो इंडिया के लोग समझें पाकिस्तान को, और जो पाकिस्तान में पढ़े वो भी सोचें कि भी हमारे साथ क्यों
हम किस नहज पर आके खड़े हो गए और क्यों यहाँ वहां पहुंचे हैं. तो आइडिया इज टू एजुकेट बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान. अच्छा सर, आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल के साथ काम करते हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइएगा. महमूद दुरानी साहब, जनरल महमूद दुरानी, जो पाकिस्तानी जर्नैल हैं और जो अमेरिका में एम्बेसडर रहे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे यहाँ पे, तो उन्होंने एक दफा कहा कि मेरी अजीत डोवल से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि मोदी जी इज अ मिसअंडरस्टूड मैन इन पाकिस्तान. हाउ वुड यू इलैबोरेट ऑन दिस स्टेटमेंट? देखिए, जहां तक प्राइम मिनिस्टर का सवाल है, आप जानते हैं शुरू में 2014 में ही केम, उन्होंने सब सार्क लीडर्स को इनवाइट किया था. नवाज शरीफ साहब भी आए थे मीटिंग के लिए. ही वाज वेरी कीन एक्चुअली, यू नो, टू कि भी सबसे अच्छे रिश्ते होने चाहिए एंड इंडिया विल डेवलप व्हेन एवरीबॉडी एल्स इज आल्सो डेवलपिंग. बट फिर उनके साथ जो हुआ, यू आर फेमिलियर विद दैट, तो उससे उनका मन, मेरा ख्याल, इवन इन इंडिया पीपल फील कि भी इतना एफर्ट किया है, इतना पॉलिटिकल कैपिटल लाइन पे लगाया है, तो सो नाउ आई थिंक ही इज आल्सो ऑन द बैक फुट कि अब यू नो व्हाट कैन बी डन अबाउट इट. ही इज आल्सो ऑन द बैक फुट. तो शुरू में तो वो खुद काबुल से लाहौर आए, यू नो, टू अटेंड द मैरिज ऑफ नवाज शरीफ्स ग्रैंडसन, आई थिंक ग्रैंडडॉटर, आई थिंक ग्रैंडडॉटर, क्या मरियम नवाज की जो बेटी थी, उनके वहां आए. टीम भी अपना पठानकोट में आने दिया ISI की टीम, तो एग्जामिन भी कर सके. तो ही हैड डन अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स. यहाँ भी उनका बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ कि आप क्यों ऐसे कर रहे हो, बट ही फेल्ट दैट एज अ पॉलिटिकल इनिशिएटिव उनको कुछ करना चाहिए, बट इट डिडंट वर्क आउट. अच्छा, पाकिस्तानी जो ओपिनियन लीडर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनसे कोई राब्ता आपका है? कभी कभार मिलते हैं, नॉट वेरी ऑफन. कभी कभार मिलते हैं, कभी बाहर कभी कभार मिलते हैं. आप बता रहे थे मुझे कि आपकी मुलाकात हुई थी एम्बेसडर अब्दुल बासित से, उसके अलावा किससे मिले आप? I've met जलील अब्बास जलानी, जो आजकल केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के. हाँ 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 जी जी. ऐसे 2-3 और हैं जिनसे मुलाकात अब मुझे ऑफेंड याद नहीं आ रहे, बट एंड गुड कॉन्वर्सेशंस, यू नो, वेरी फ्रैंक एंड ओपन कॉन्वर्सेशंस. और अभी उन्होंने कुछ बयान भी ऐसा दिया है ना कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं. देखिए, कहते तो सब हैं, हर एक फॉरेन मिनिस्टर को यही कहना, और फॉरेन मिनिस्टर क्या कहेंगे? एवरीबडी हैज टू से द सेम थिंग. बट Jalil, since he has worked on the Pakistan desk in the foreign ministry, he's been foreign secretary, he's served in Delhi, तो जो वो कहते हैं carries a lot of weight, and he's a very serious and very intelligent person. It carries weight. और इंटरेस्टिंगली सर, मेरी एक ही मुलाकात है उनसे, और वो भी वहीं दिल्ली में हुई थी हाई कमीशन में. तो he came across as a serious minded person. Yes. अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब क्या आपको लगता है कि कुछ उम्मीद है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की? कोई क्या तरीका हो सकता है कि कुछ नॉर्मलाइजेशन, कुछ बेहतरी आ जाए, कुछ ऐसे सिग्नल्स आपको मिले? जैसे खबरें थी पिछले दिनों के जनरल बाजवा ने एक इनिशिएटिव लिया था और इमरान खान की रजामंदी से लिया था, और वो ये था कि भाई कश्मीर को 20 साल के लिए फ्रीज कर दिया जाए और नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान आएंगे और ट्रेड रिलेशंस और क्रिकेटिंग रिलेशंस के रिवाइवल का ऐलान करेंगे. लेकिन उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी, ही प्रिवेल्ड ऑन इमरान खान एंड ही रिजेक्टेड दिस डील. उन्होंने कहा जी हमें लोग गद्दार कहेंगे और हमें वोट नहीं मिलेंगे वगैरह वगैरह. तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? नहीं, इन्फॉर्मेशन तो नहीं, वो भी जो अखबारों में निकला मैंने वही पढ़ा है. बट जो कॉन्क्रीट चीज तो ये थी ना कि पाकिस्तान, आफ्टर आई थिंक द इस्लामाबाद सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, एक डिसीजन लिया गया था कि पाकिस्तान इंडिया से कॉटन एंड मेरे ख्याल राइस इंपोर्ट करेगा, एंड इमरान खान एज कॉमर्स मिनिस्टर अप्रूव दैट. जब ये बात कैबिनेट में गई, देन जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसको अपोज किया, एंड दैट वाज डन अवे विद. सो दैट वाज अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर अस कि आपको इस चीजों की जरूरत है. अप्रूव भी किया एज कॉमर्स मिनिस्टर. आर्मी इज आल्सो ऑन बोर्ड, as General Bajwa had said in that conference, that we must move from geopolitics to geoeconomics and put the past behind us. So we thought that there is some hope. But अब problem ये है कि दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए, इमरान खान ने बंद कर दिए. That has been carried on with the
PDM गवर्नमेंट ऑल्सो। तो इमरान खान ने ये लाइन ली कि जब तक कि 5 अगस्त 2019 के चेंजेस हैं कश्मीर में पर्टेनिंग टू आर्टिकल 370 ये वापस नहीं लेंगे, हम बात नहीं करेंगे। तो हाई कमिश्नर वर रिकॉर्ड, ट्रेड बंद कर दे एंड ऑल दैट। एंड बिलावल भुट्टो व्हेन ही हैड कम टू गोवा और रिसेंटली उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, ही इज रिटरेटेड द सेम थिंग कि बात आगे नहीं बढ़ सकती जब तक इंडिया, अब ये इंडिया नहीं करने वाला, लेट अस बी वेरी क्लियर। और दूसरी बात, इंडिया में लोगों को ये समझ नहीं आती भी आर्टिकल 370 इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा तो नहीं है ना। हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी करें, वी आर नॉट चेंजिंग द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको इसमें क्या दिक्कत है? ये दिस Pakistan has not been able to explain or elaborate. So what is their problem with what India did on 5th August 2019? और वो वापस तो होने नहीं वाला, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में भी है, सो बात करना मुश्किल है बिकॉज मैटर इज सब जुडिस एंड सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो एग्जामिनिंग दिस इशू कि ये सही हुआ, कैसे हुआ एंड ऑल दैट। तो लेट्स वेट फॉर द डिसीजन, बट दरवाजे बंद कर दिए हैं। सो डिप्लोमैट्स के लिए कोई रिगल रूम नहीं रहा कि अब आगे इसको कैसे करें। या तो पाकिस्तान हैज टू बैक ट्रैक, ऑफ कोर्स इट इज डिफिकल्ट, कैसे बैक ट्रैक करेंगे? इमरान खान और पीटीआई वो खड़ी हुई है, वो तो उनके गले पड़ जाएंगे। बट फॉर अ चेंज वी फाउंड दैट द पाकिस्तान आर्मी अंडर जनरल बाजवा वाज ऑन बोर्ड। दे रियलाइज भी ऐसे नहीं चल सकता पाकिस्तान, इस तरह की जो हॉस्टिलिटी है, इस तरह का जो एक्सपेंडिचर्स हैं और इस तरह की जो लैक ऑफ ट्रेड हमें हर्ट कर रही है, तो वी हैव टू फाइंड सम वे टू गेट अराउंड इट एंड दैट वाज द इनिशिएटिव दैट वाज टेकन कि let us start with trade first. But then Imran Khan shut all doors and the PDM government has done the same. अब देखो, अब आपके यहाँ जब इलेक्शंस होते हैं, नई सरकार आती है, वो क्या व्यू पॉइंट लेगी? ऑफ कोर्स इमीडिएटली तो नहीं लेगी, आपके और मसाइल इतने हैं कि वो इमीडिएटली तो इस पे बात नहीं करेगी, बट ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नेक्स्ट ईयर समटाइम्स हमारी भी इलेक्शंस हैं, तो व्हेन देयर आर टू न्यू गवर्नमेंट्स ऑन बोथ साइड्स, then maybe some sort of an initiative can come. But in the meantime, जो importance, जो जरूरी चीज है कि the relations should be managed, कि कोई ऐसा हादसा ना हो जाए जिससे कि और रिलेशंस बदतर हो जाए। आपका एक इंटरव्यू मैंने देखा रिपब्लिक टीवी पे, आपने सर उस इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल जावेद हसन की एक किताब का जिक्र किया, इंडिया ए स्टडी इन प्रोफाइल। तो क्या कहेंगे आप उस किताब के बारे में? और मैं बताता चलूं आपको कि जावेद हसन साहब जो हैं, उनको यहाँ समझा जाता है कि ही इज अ थिंकिंग जनरल, और ये बड़े सीनियर ओहदों पे रहे, इंटेलेक्चुअल किस्म के ओहदों पे। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के ये हेड रहे, उसके बाद फिर ये चीफ एडवाइजर भी रहे, एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो इस तरह के, और फिर अमेरिका में डिफेंस अताशे रहे, और वहां पे आपको पता है कि मोस्ट द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट आर सेंट टू वाशिंगटन डीसी एज डिफेंस अताशेज और एडवाइजर्स, मिलिट्री एडवाइजर्स। तो आप क्या कहेंगे इस किताब के बारे में? देखिए, इनको कहा गया था जब ये इंस्ट्रक्टर थे कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में, टू राइट स्टडीज। सो ही स्टडीड 2000 इयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड फिर उन्होंने ये किताब छप। तो ये किताब इज नाउ ऑलमोस्ट कंपल्सरी रीडिंग इन ऑल आर्मी एस्टैब्लिशमेंट्स, और वहाँ के कोर्स में करती हैं। तो उसके जो कंक्लूजन्स थे ये मैंने निकाल के रखे हुए हैं। सो स्टडी कंक्लूड्स, 1, India has a poor track record at projection of power beyond its frontiers. Second, it has a hopeless record in protecting its own freedom and sovereignty despite having larger armies. Third, dismal performance of the military is matched by the near total absence of any popular resistance against foreign domination. Fourth, the key trait of the Hindu are presumptuousness, persistence, and deviousness. 5, India has been unable to exist as a single unified state. 6, India's northern and western states represented its Hindu core. India's Punjab, Jammu and Kashmir, and the southern states of Tamil Nadu and the 6th northeastern tribal states are alienated from the Indian mainstream and with some encouragement could become centers of insurgencies that could weaken India, if not dismember it. The other states has regionalist impulses but inadequate momentum for secessionism. तो ये उनके conclusions थे। और as you know, in 1999 he was force commander in other areas, who together with General Musharraf, Mahmood and Aziz planned a scheme like Kargil. ये सारी scheme इस पे based थी
कि हिंदू विल बाउ डाउन बिफोर सुपीरियर फोर्स और वो रिएक्ट नहीं करना पाएगा। और मेरा मानना, जैसे मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, कि these kinds of, I would say, superficial understanding and a priori assumptions, और आप एक जंग की स्थिति में चले जाएं based on these assumptions, and it could have led to even bigger disaster for Pakistan than it actually did. तो आप कह रहे हैं वो intellectually, but he did a lot of research and study, but जो conclusions इस किताब में, that time of course he was a lieutenant colonel, he must have developed intellectually a lot thereafter. But this was a very dangerous, and if the Pakistan army is still studying this, and उनकी impressions जो form हो रहे हैं वो इस study के basis पर form हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल उन्होंने भी कोई एक रीलुक करना चाहिए कि क्या जो ये conclusions हैं ये सही भी हैं कि नहीं है, कि has India changed, because कोई भी society static नहीं रहती, it's a dynamic change, we keep changing. तो जो change हुआ है किस तरह का change हुआ है? अब जैसे अयूब खान थे, अयूब खान at the height of the 65 war wrote a directive to Muhammad Jalal Musa and saying that the Hindu morale will not stand more than a couple of blows at the right time and place, and such opportunities should be exploited. उनके जो biographer थे, he wrote Hindu has no stomach for a fight. Then Ayub Khan then writes about the Indian Prime Minister, this little man Shastri. तो इस तरह के जो assumptions पाकिस्तान में हैं, और खास तौर पे पाकिस्तान आर्मी के assumptions हैं about India and about Hindus are based on a very superficial understanding. And I find कि मुझे तो I'm shocked कि आप अपनी पूरी पॉलिसी या अपना जो aggressive posture है कि इस पे आप बेस कर रहे हो, rather than trying to understand. You see, to generalize a people is some of the most difficult thing to do, because everybody is different. 10 लोग आप एक कमरे में रखते हैं, everybody will react differently and say different things. But you're generalizing an entire people negatively. तो इसमें कहीं historical baggage भी है, the legacy of the Islamic rule in India, उसका baggage भी है, उसके, so lots of things are there. मैंने अपनी किताब में पाकिस्तान movement बहुत इसका detail किया हुआ है. And even the chapter on India in my book, I talk about these assumptions that the Pakistan army has. अच्छा सर, क्या आप उर्दू पढ़ सकते हैं? पढ़ सकता था, समझ तो लेता हूं, मगर प्रैक्टिस नहीं रही. ओके, आपने शास्त्री जी की बात की जी. उस पे हमारे एक ब्यूरोक्रेट थे कुदरतुल्लाह शहाब, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग अपना एक वो लिखा है, अपनी बायोग्राफी लिखी है शहाब नामा. उसमें एक वाकया लिखा है कि कोसिजन जो थे सोवियत लीडर, he was overseeing the ताशकंद नेगोशिएशंस. तो वो अयूब खान के पास गए और उनसे कहा कि भाई आप ना फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करें और किसी ना किसी एग्रीमेंट पे पहुंच जाएं. तो उन्होंने बड़ा वो कंटेम्पचुअसली कहा कि इस 1.5 बालिश्त के बंदे से क्या बात की जाए. तो उस पे कोसिजन लॉस्ट हिज टेम्पर और उसने कहा कि मिस्टर खान, यू शुड नेवर यूज सच लैंग्वेज अबाउट अ ग्रेट लीडर ऑफ अ ग्रेट कंट्री. तो उस पे वो कहते हैं कि अयूब खान बहुत डीमोरलाइज हो गए और उन्होंने फौरन फिर एग्रीमेंट पे साइन कर दिए. आप बाकी जो हैं हमारे ओपिनियन लीडर्स, इंटेलेक्चुअल्स, उनको भी आप पढ़ते रहे होंगे, तो उनको कैसे आप असेस करते हैं? There are some very fine intellectual minds in Pakistan. I read their articles. कईयों की किताब भी मैंने पढ़ी हुई है. So there are some very fine people. Unfortunately, मुझे जो लगता है कि उनकी जो आइडियाज हैं और उनके जो सजेशंस हैं, उनको पॉलिसी लेवल तक नहीं पहुंच पाते. मैं आपको 2-3 के नाम आपको जैसे बता देता हूँ. फॉर एग्जांपल, देयर इज परवेज हुदबॉय. ही हैज हिज ओन शो आल्सो. देन यू हैव काइजर बंगाली. ही राइट्स सो मच ऑन द इकोनॉमी. आपके जर्नलिस्ट्स हैं जो आजकल ऑन द इकोनॉमिक इश्यूज इतना लिखते हैं और सजेशन देते हैं. एक फकीर इजाजुद्दीन है. ही राइट्स अ लॉट. So there is a lot of talent in Pakistan, a lot of intellectual talent, and they all are saying, अगर आप सबको आप निकाल के देखें, सब कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान will have to ultimately change. Pakistan needs to change. अब 70 साल से एक ही लाइन पे लगे हुए हैं, anti India, hostility towards India. You have to go back to the drawing board and see, पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम ये है ना कि 2 चीजें हैं, 3 in fact, if I can elaborate. इंडियन जो नेशनलिज्म है, इंडियन नेशनलिज्म इज टेरिटोरियल. हमें वी हैव अ टेरिटरी
and we are willing to defend that territory, every inch of that territory. हम एक इंच नहीं देंगे. पाकिस्तान की जो नेशनलिज्म है दैट इज रिलीजियस. पाकिस्तान में ये फीलिंग है कि यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी जगह है, दैट शुड बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान एज पर द टू नेशन थ्योरी. कश्मीर का मसला यही है. अच्छा, इसमें दो और इश्यूज ऐड हो गए हैं. एक तो इशू ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि टू नेशन थ्योरी एंड द यूज ऑफ इस्लाम, सो पाकिस्तान हैज ट्राइड टू क्राफ्ट एन इस्लामिक आइडेंटिटी on top of the existing linguistic, cultural, historical, ethnic groups in Pakistan. You see, ये जो एरिया था वेस्ट पाकिस्तान का, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान तो कभी एक सिंगल कंट्री थे ही नहीं. इवन द स्मॉलर वेस्ट पाकिस्तान, they never existed as a single state. तो उनकी आइडेंटिटी एक पाकिस्तानी आइडेंटिटी बनाना कैसे बनाएंगे? So Pakistan used Islam, they used centralization, and they used Urdu. Now, none of this has worked because these are historical states which predate even Islam. So, जैसे वली खान ने नेशनल असेंबली में कहा था, I've been a Pashtun for 4,000 years, a Musliman for 1400 or 1300, Pakistani only for 40. For him, his ethnic identity as a Pashtun ज़्यादा अहमियत रखती थी हालांकि इस्लाम से या पाकिस्तानी से. तो India went in for unity and diversity. We encouraged our various ethnic groups. You know, we valued the diversity. Pakistan tried to enforce a single Islam-based identity, and that did not work. In fact, मौलाना आजाद ने जिन्ना साहब को कहा था कि कहीं भी नहीं लिखा है इस्लाम में या कुरान में कि एक रिलीजन की एक नेशनलिटी होगी. और जो सब कॉन्टिनेंटल मुसलमान है, he has a loyalty to his sect. तो इस्लाम के नाम पर तो आप एक कंट्री बना दोगे बाय रेजिंग कम्युनल फ्रेंजी, बट उस कंट्री को रखोगे कैसे? उसके बाद फिर मुनीर कमीशन की रिपोर्ट आपकी नजरों से गुजरी होगी. ही मेड इट वेरी क्लियर कि यू कैन नॉट एग्री ऑन द डेफिनेशन ऑफ हु इज अ मुस्लिम एंड यू ट्राई टू इंपोज वन ब्रांड ऑफ इस्लाम एंड यू गो आउट ऑफ द पेन ऑफ इस्लाम फॉर एज द अदर्स आर कंसर्न्ड. सो दीस वर ऑल वार्निंग सिग्नल्स. तो ये इशू ऑफ आइडेंटिटी. सो आइडेंटिटी का अब क्या हुआ है कि द इजीएस्ट वे इज एंटी इंडिया. सो पाकिस्तान डीप डाउन the only way they are keeping people together is by being anti-India. India is out to undo partition. So India se bacho. So this has become the identity of Pakistan. And the third issue is of parity. शुरू से लेकर आज तक Pakistan is keen कि हमें we should have parity with India, and especially military parity. ठीक है, अगर आप compete करना चाहते हैं parity पे, education पे करें, social services पे करें, water पे करें. You know, those are the kind of things which you can compete and. But military parity, जितना भी आपके resources थे, bulk of it have always gone to the army because to militarily compete with India. अब ये नहीं हो सकता because the Indian economy is almost 10 times the Pakistan economy. The size is much bigger, the population is much bigger. अब कैसे compete कर सकते हो? So this notion about Pakistan still insists on parity. So a lot of Pakistani people have also written कि भी अब नहीं compete कर सकते because especially not on the military side. So you make the competition on other areas which the people also benefit. So because of these reasons, Pakistan की situation complex हो गई. And you know, अब resources of today, you're going to the IMF all the time because resources नहीं है. So I mean, I think Pakistan will have to go back to the drawing board and say कि भाई, can we continue like this? 70 साल तो हमने ऐसे काट लिए दुश्मनी में, और अगले 70 साल भी हम यही करते रहेंगे तो फिर अब बांग्लादेश broke away because उनके लिए Islam से ज़्यादा language was more important part, and they did not like the exploitation by Punjab. Pashtuns are restive. Baloch fifth insurgency is going on in Balochistan. Sindhis and Muhajirs are not too happy either. तो हाँ, आप आर्मी के तौर पे so long as the army hold, you can keep them tightly in a grip. But ये फिर quality of life तो ना होगी ना. This is not a nation. How do you make a nation from a country? अच्छा तिलक जी, आपने बात की कि पाकिस्तान में ये इंप्रेशन है कि इंडिया वांट्स टू अनडू पार्टीशन. तो ये बहुत से लोगों में है कि इंडिया अखंड भारत चाहता है. तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू this perception, this opinion? You see, again, Akhand Bharat, I think, is also misunderstood. It is not necessarily a political concept. I don't think so anybody is saying कि Pakistan, you know, ये सारा area एक political entity होनी चाहिए. They talk about a cultural, a cultural affinity.
जो हिंदुस्तान की थी, बट देयर आर ओनली अ लिमिटेड पीपल. Bulk of the people in India, they are very happy with what we have. And if you ask somebody, do you think Pakistan should merge back with India? They will say nothing of the sort, never. No. Because आपके मसाइल, unfortunately, sorry to sound so harsh, but मसाइल इतने हो गए हैं और डेवलपमेंट इतनी डिफरेंट हो गई है, अब इट इज वेरी डिफिकल्ट. So अखंड भारत is just I think just a peg to beat India with. I don't think so political or territorial anybody is talking about an Akhand Bharat in territorial terms. It is more of a cultural concept. जी, मेरी एक दफा एक इंडियन थिंक टैंकर हैं खातून जिन्होंने यूके से पीएचडी की, उनसे मैंने कहा कि जी पाकिस्तान में एक इंप्रेशन है कि भाई इंडिया वाज वेरी अनहैप्पी व्हेन द पार्टीशन टुक प्लेस, तो व्हाई वुड इंडिया नॉट लाइक टू अनडू इट. तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया. उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त है कि पीपल कंसिडर्ड पार्टीशन अ ट्रेजेडी, लेकिन ब्रिंगिंग दीज टू कंट्रीज टुगेदर विल बी अ बिगर ट्रेजेडी. इसलिए कि दोनों मुल्क जो हैं वो डिफरेंट पॉलिटिकल कल्चर्स के साथ इवॉल्व हुए हैं. हमारे यहाँ जो भी मसाइल होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, अल्टीमेटली वी फाइंड सोल्यूशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, इन द इलेक्टोरल प्रोसेस. आपके यहाँ जब भी मसला होता है तो यू लुक टू द आर्मी. तो इतने डिफरेंट कल्चर्स के साथ इफ यू ब्रिंग दीज टू कंट्रीज टुगेदर इट वुड बी एन अनमिटिगेटेड डिजास्टर. तो लेकिन हमारे यहाँ बहरहाल इंप्रेशन ये जरूर है, और उसमें मेरा ख्याल है हल इसका यही है कि ज्यादा से ज्यादा अगर पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, और आजकल तो सोशल मीडिया ने ये काफी हद तक आसान कर दिया है कि आप इंटरेक्ट कर सकते हैं विदाउट टर्निंग इट इनटू अ शाउटिंग मैच. मेन स्ट्रीम मीडिया में तो शाउटिंग मैच ज्यादा होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे खास तौर पर सिविलाइज्ड डिस्कशंस जो हैं वो हो रही हैं और वो काफी पॉपुलर हैं दोनों मुल्कों में. अच्छा सर, आपके ख्याल में क्या है, पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं? एक इंटरव्यू में आपने पाकिस्तान के पानी के मसाइल की भी बात की कि पाकिस्तान कितना पानी जाये करता है. तो हाउ हैज इंडिया मैनेज्ड इट्स वाटर रिसोर्सेज? इसी पाकिस्तान का जो बेसिक प्रॉब्लम पानी का ये है कि आपके पास सिर्फ एक रिवर सिस्टम है, इंडस, है ना, एंड दैट हैज बीन ओवर एक्सप्लॉइटेड. इनफैक्ट पाकिस्तान हैज द लार्जेस्ट कंटिगुअस इरिगेशन नेटवर्क इन द वर्ल्ड. इतने कैनाल्स लिंक किए एंड ऑल दैट. बट अब क्योंकि आप फूड ज्यादा ग्रो आपको करना है बिकॉज द पॉपुलेशन इंक्रीज, सो एंड द वाटर मैनेजमेंट हैज बीन पुअर. कैनाल्स लाइन नहीं है, फ्री फ्लो ऑफ वाटर यूज हो रहा है. अपने स्टोरेज डैम्स नहीं बनाए. 2 ही डैम्स हैं आपके, मंगला एंड तरबेला एंड द चश्मा बराज. तो जो वाटर स्टोर करना चाहिए इन द मॉनसून मंथ्स टू बी यूज्ड इन द विंटर मंथ्स, वो नहीं हो पा रहा. You are storing only about 10% of the water. The world average is 40%. अच्छा, इंडिया के पास कितने अलग अलग रिवर सिस्टम्स हैं, और हर एक रिवर सिस्टम में देयर हैव बीन मैनेज्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एंड ऑल दैट. हालांकि मसला हमारा भी है, ऐसा नहीं है कि हम पानी में तैर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है. बट वी हैव मैनेज्ड द वाटर रिसोर्सेज मच बेटर बाय लाइनिंग आवर डैम्स, बाय यूजिंग सेविंग वाटर. पाकिस्तान में तो बिल्कुल अंधाधुंध. जैसे अभी एस्टिमेट पाकिस्तान का ये एस्टिमेट है कि more than the entire water of the Chenab River is going down into the sea because it cannot be stored. Just as an example, इतना पानी चेनाब में, उससे ज्यादा पानी तो आपका सी में जा रहा है, वो भी 4 महीने. बाकी 8 महीने में इंडस does not reach the sea. So sea water intrusion has taken place. आपके जो थट्टा और बादेन है, they have become almost deserted क्योंकि sea water इतना intrude कर गया है कि अब वहाँ कल्टिवेशन नहीं हो सकती. So this management of water resources is very important. एक तो ये मसला है. दूसरा पॉपुलेशन का. I was shocked. अभी ये 23 के जो सेंसस के जो रिजल्ट्स आए हैं, आपकी पॉपुलेशन इज 241 मिलियन, ग्रोइंग एट 2.55%. और पिछले इकोनॉमिक सर्वेज आप पढ़े, वो कह रहे थे कि नहीं, पॉपुलेशन ग्रोइंग एट 1.9%, अभी 220 मिलियन होगी बाय 2025. इट इज ऑलरेडी 240 मिलियन. बाय 2050 ये तो 300 मिलियन से क्रॉस कर जाएगी इसी रेट पे अगर चलता रहा. तो अभी आपका वीट की प्रॉब्लम है, आप इंपोर्ट कर रहे हो 3 मिलियन टन्स ऑफ वीट. अब कैसे आप मैनेज करोगे? How will you get food from? Financial resources are also less. So that is the other big problem of your population. Education का 50% of school children don't go to primary schools. और जो भी जाते हैं, there is a dropout of 60 to 70% before reaching class 5. तो उसके बढ़ के जो फाइनली जो हायर एजुकेशन में जाते हैं यूनिवर्सिटीज में, they very few.
And the quality of education is also, science नहीं पढ़ाई जा रही to the extent it should. आप उनके परवेज गुदबॉय के देखें या काइजर बंगाली के, आज उन्होंने ट्वीट किया है कि there is no science which is being taught. Labs नहीं है. It's all sort of theoretical textbooks पढ़ के. But actually experiment करना, so these are big problems. Then economic problem तो you already know. उसके जो आपके foreign exchange reserves हैं. Because here also the pattern of development has been such कि focus is on consumption rather than on production. आप ज़्यादा consume कर रहे हैं जितना produce कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको foreign exchange reserve चाहिए. That means आपके exports अच्छे होने चाहिए, आपकी remittances अच्छी होनी चाहिए. अब वो दोनों decline कर रहे हैं, तो current account deficit बढ़ता है. आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है foreign exchange, so you have to go to IMF and to friends all the time. So these are very serious issues. But सारी तवज्जो जो पाकिस्तान में वो politics पे है. इमरान खान सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, so there is a disconnect with the ruling class of Pakistan and the real problems in Pakistan. As an outsider मैं देख सकता हूँ, तो पाकिस्तान में भी जो intellectuals हैं वो भी देख रहे हैं, but some of the other they are not able to get their implementation done. I'm sure army is also thinking the same thing. उनके भी think tanks हैं, वो भी इसके बारे में study करते हैं. तो ये water is, without water there is no life. जिंदगी नहीं है पानी के बगैर. अब पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज, उसके अकॉर्डिंग टू दैट बाय 2025, 2 years from now, the per capita availability of water in Pakistan will drop below 500 cubic meters per annum, which means drought-like conditions in parts of Pakistan. अब ये पानी कहाँ से लेकर आओगे? World Bank and other people have estimated कि आपको almost 83 to 85 million acre feet पानी additional चाहिए because of the population के हिसाब से. That is almost the same water as the Indus. अब एक और Indus river आप कहाँ से लेकर आओगे? So ये serious, very, in fact, in the national water policy जो मेरे ख्याल 2018 में आई थी, they said 10% of the developmental budget, PSDP का जो है, 10% must go to water resources. By 2030 it should become 20%. इतना serious crisis है. आज की डेट में 1% भी नहीं है आपकी investment on water resources. So these are serious issues, Shakil Sahab. These are, Pakistan must pay attention to this. अच्छा, आपने तिलक जी एक आइडिया भी दिया था कि $30 billion का नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को हर साल, पानी को जो हम स्टोरेज नहीं करते. हाँ, बिल्कुल. $30 billion. $30 billion. This is based on Pakistan sources. जी. क्योंकि पानी आप स्टोर नहीं कर पा रहे. अगर पानी स्टोर कर पाते, अब जैसे इस साल बिगिनिंग में इरसा की रिपोर्ट थी कि जो खरीफ का सोइंग सीजन है, 1 April to June, उसमें 27 to 35% वाटर शॉर्टेज है. अगर आप बोएंगे नहीं तो फिर काश्त क्या करेंगे? 35% वाटर शॉर्टेज इन द सोइंग सीजन. और अगर आपके डैम्स होते, वाटर कुड हैव बीन रिलीज्ड फ्रॉम द डैम्स फॉर दिस. अब आप रिलीज करोगे, फिर रबी के लिए पानी नहीं बचेगा. अच्छा सर, ये भी तो बड़ी डिबेट है ना कि क्या डैम्स जो हैं वाकई बनाना यूजफुल है, नहीं है, क्लाइमेट के लिए उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं, वो क्या अलग से डिबेट है, वो दैट्स अलग डिबेट. बट अगर तो आपके सारे साल आपका पानी है, बारिश सारे साल हो रही है, तो देन ठीक है, फाइन, यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद स्टोरेज. बट आपके अगर सारा पानी 4 महीने में आ रहा है, तो बाकी 8 महीने में आप क्या करोगे? यू हैव टू स्टोर. यू कैन बिल्ड स्मॉलर डैम्स. डिबेट ये भी है ना कि बड़े डैम करने चाहिए या छोटे डैम्स करने चाहिए. Have more of small dams, but store तो करना पड़ेगा ना पानी को. You have to store water. अच्छा सर, आखिर में ये बताइएगा कि नसीम जहरा हैं, हमारी एक जर्नलिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने कारगिल पे किताब लिखी है और उसको काफी अच्छी रिसेप्शन मिली. इवन अमेरिका में एक थिंक टैंकर जो है तारीफ कर रहे थे उसकी. तो क्या आपने देखी है वो किताब? और उसके बाद ये बताइएगा कि ज़ैद हामिद को सुनते हैं आप कभी? क्योंकि वो भी इंडिया पे बहुत कमेंट करते हैं. शायद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इंडिया पे वही कमेंट करते हैं. मैंने वो किताब पढ़ी नहीं, frankly. In my book I have also done a little bit of work on Kargil. तो उसमें भी मैंने जो मेरा point of view है, that is there in my book. जाहिद हमीद को उड़ते उड़ते कभी कोई क्लिप आ जाता है तो उसको देखते हैं. Nobody in India takes him seriously. He is in fact reinforces the impression in India कि जितने भी वायलेंस है, जितना भी टेररिज्म है and all that, it is people like Zahid Hamid who are encouraging this kind of a thing.
तो आई थिंक पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी के लिए जाहिद हामिद स्पीकिंग द वे ही स्पीक्स, आई थिंक इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन। और आपको पता है कि उन्होंने ये कहा था कि अजमल कसाब का असल नाम जो है ना वो अमर सिंह है, और वो एक बीजेपी का टेररिस्ट था और सिख था, इंटरेस्टिंगली। और अभी जो है मुझे कोई साहब बता रहे थे कि उन्होंने ट्वीट किया कि ये इंडियंस जो है ना ये चांद पे नहीं गए, ऐसी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए लेवल ऑफ इंटेलेक्ट क्या होगा। The world over is congratulating India. NASA is congratulating India. We are sending out photographs of the rover. अब कोई साहब बोलते हैं कि नहीं चांद पे तो जा नहीं सकता, तो अभी अब क्या कहोगे इनके बारे में? It's no point even engaging in a debate, because जिस यहाँ से वो आ रहे हैं, he will not listen to reason. हाँ, बोलते बहुत अच्छा है. He speaks fast and speaks with a lot of conviction. But apart from that, his facts and वो पुराने जमाने की बात करते हैं कि वो स्पेन पहुंच गया था, वो यहाँ पहुंच गया था, वो यहाँ पहुंच गया था, और गाजी एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो lot of people in India see him as entertainment. Any concluding thoughts, sir, before we close the show? Thank you very much. It's अच्छी डिबेट हुई, एंड आई थिंक इस तरह की डिबेट्स होनी चाहिए, so that आपको पता चले कि इंडिया में क्या परसेप्शन है, हमें पता चले कि पाकिस्तान में क्या परसेप्शन है, एंड जैसे आपने कहा था पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, डिबेट सिविलाइज्ड डिबेट्स हो, नॉट स्लैंगिंग मैचेस। तो मैं तो दिस स्लैंगिंग मैचेस तो कुछ किसी को कुछ पल्ले नहीं पड़ता, बट दिस काइंड ऑफ अ थिंग एटलीस्ट जो बेस्ड ऑन रिसर्च, दिस काइंड ऑफ जो है, उसे होपफुली कोई उसको सुन रहा होगा, कहीं उसके बेल विल क्लिक कि भाई ये करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, बड़ा मजा आया। Thank you, sir. Look forward to meeting you.